जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स। तो हम फिजिक्स के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है एटम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अ फोटोन इज एमिटेड इन ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पर ट्रांजिशन हुआ। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ ट्रांजिशन हुआ लोअर ऑर्बिट में, तो फोटोन एमिट होगा। तो वो जो फोटोन एमिट हुआ है उसका वेवलेंथ क्या होगा। यहाँ पर h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। एक प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जनरली जूल में होती है, जूल सेकेंड, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। 4 ऑप्शन है, यूनिट का ध्यान रखिएगा नैनोमीटर में है। तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो जो फोटोन एमिट होता है उसकी एनर्जी होती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स। तो यहाँ पर एनर्जी और फोटोन हो जाएगी डेल ई, एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच की वैल्यू हमें दी गई है और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ होती है और यहाँ लेमडा। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेशन तो एक है पर यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। लेमडा भी नहीं पता जो हमें निकालना है और डेली की वैल्यू भी नहीं पता हमें। तो हम किसी तरह डेली की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों ऑर्बिट का डिफरेंस, वही तो है। n इज इक्वल टू 4 इसकी कुछ एनर्जी होगी और n इज इक्वल टू 1। तो हम लोग एनर्जी डिफरेंस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला इजी भी होता है। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n की वैल्यू पहले 4 थी फिर 1 है। इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगी 12.75। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, तो यहाँ पर आपके लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। 10⁻⁻7 में है तो आपको क्या करना है, 10⁻⁻9 में करना है, नैनोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 94.1 नैनोमीटर, जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसको मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6022 × 10⁻⁻⁻ जूल। कई बार आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, वो इसलिए किया गया था क्योंकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई ये क्या है, ई की वैल्यू ही है और एक इलेक्ट्रॉन ही जब एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आती है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं। और इसका कन्वर्जन याद रखिएगा ई से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्योंकि ई की वैल्यू ही 1.6022 × 10⁻⁻19 होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, अब क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो हायर टू लोअर। अब हायर की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू वो नहीं दी हुई है, बस कहा गया है कि एक हायर ऑर्बिट है उससे वो बोर्स ऑर्बिट में आ रहा है। बोर्स ऑर्बिट मतलब ग्राउंड स्टेट, एन इज इक्वल टू 1। तो एक फोटोन एमिट होगा और उस फोटोन की वेवलेंथ लेमडा दी हुई है। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, तो आपसे वही पूछा गया है कि वो n की वैल्यू क्या होगी, उस एक्साइटेड स्टेट की n की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पर r क्या है, राइबर्ग कांस्टेंट है। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमें पता है कि 1/λ क्या होता है। तो 1/λ होता है r/z², 1/nf² माइनस 1/ni²। यहाँ पर क्या है, z की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। तो 1/λ क्योंकि लेमडा और r का रिलेशन है। ठीक है, तो हमें पता है 1/λ होता है r इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। ठीक है, अब यहाँ पर nf फाइनली तो वो ग्राउंड स्टेट में है तो nf की वैल्यू तो पक्का कितनी है, n इज इक्वल टू 1। पर ni की वैल्यू हमें नहीं पता है, पर ni की वैल्यू n है। ठीक है, क्योंकि n दी हुई है, देखिए n। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू n, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ना, इसी की वैल्यू हमें लेमडा और r के टर्म्स में चाहिए, तो ni बराबर n हो जाएगा। ठीक है, बस फिर यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर n डाल दिए। ठीक है,
फिर उसके बाद r नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस 1/n², तो 1/n² इक्वल टू 1 माइनस 1/λr। बस आप इसको सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी √λr/λr-1, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और बाकी फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं पर फार्मूलाज आपको ध्यान होनी चाहिए और कैलकुलेशन थोड़ी आपको ध्यान रखने हैं, कैलकुलेशंस में दिक्कत ना हो यूनिट कन्वर्जन में। तो n की वैल्यू हो जाएगी √λr डिवाइडेड बाय λr-1, तो √λr डिवाइडेड बाय λr-1, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन एमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.92 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हाइड्रोजन लाइक आयन दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन स्पीसीज है। तो अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन emits radiation of frequency 2.92 into 10⁻15 hertz when it makes transition from n is equal to 3 से n is equal to 1 हायर टू लोअर, तो emit करेगा और यहाँ emit सही लिखा हुआ है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें एब्जॉर्व लिखा था स्टेटमेंट 1 में, या एब्जॉर्व या emit, इसमें थोड़ा डिफरेंस आया था, तो वहाँ एब्जॉर्व होता पर emit लिखा था तो वो गलत हो गया, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन emits रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.92 into 10⁻15 hertz when it makes transition from n is equal to 2 to n is equal to 1. The frequency in hertz of radiation emitted in transition from n is equal to 2 to n is equal to 1, ठीक है। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है n is equal to 3 से n is equal to 1 पर, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है n is equal to 2 से n is equal to 1 पर, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन मेंस 2021 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो रिलेशन किसके किसके बीच है? फ्रीक्वेंसी के बीच है और आपका NI NF के बीच है ना। इनिशियली NI, ये मतलब NI ये इनिशियली n इक्वल टू 3 और NF 1 पे जा रहा है तो फाइनली 1 पे पहुँच रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसमें हम लोग प्रोपोर्शनल का रिलेशन लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं सिमिलर। तो हमें पता है म्यू बराबर होता है RC/Z² 1/NF² माइनस 1/NI²। ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कोई भी हो पर उसके लिए Z कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Z। अच्छा, यहाँ पर Z की वैल्यू हमने 1 क्यों मानी? क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कि 1 है या कुछ भी है, ठीक है। आप नहीं भी मानिएगा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, पर क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया, हाइड्रोजन लाइक बोला गया है आयन, है ना, तो आप हाइड्रोजन मान लीजिए, आप हीलियम मान लीजिए। अगर आयन दिया है तो आप हीलियम मान लीजिए, Z की वैल्यू 2 रख दीजिए या 3 रख दीजिए, पर देखिएगा वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मैंने 1 ही रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर आप 2 भी रख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन लाइक आयन बोला गया। तो हाइड्रोजन लाइक आयन H+ तो होगा नहीं, क्योंकि फिर तो इलेक्ट्रॉन ही चला जाएगा, तो He+ हो सकता है या Li2+ हो सकता है। तो आप Z की वैल्यू कुछ और भी रख लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा आगे। अब NF और NI में हमें ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि NF फाइनल है तो बड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। हमें देखना है कि ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है। फाइनली वो लोअर ऑर्बिट पर है, तो यहाँ NF 1 होगा, NI 3 होगा। तो ऐसे जल्दबाजी में गलती हो सकती है, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि फाइनल है तो ज़्यादा होगा, ठीक है, पर हमें बहुत ध्यान रखना है। तो म्यू इज इक्वल टू RC 1 का स्क्वायर, आप Z ही रख लीजिए, Z का स्क्वायर 1/NF, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो जब बार बार आप इसको देखिएगा तो फिर अब ये जो हैबिट होती है, जनरली हम लोग बिना सोचे समझे लिख ही देते हैं NF ज़्यादा होगा तो, है ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जब आप बार बार देखिएगा ना उसको, तो फिर ये टूट जाएगी हैबिट, है ना, और आप ऑब्जर्व करना और अच्छे से शुरू कर देंगे। ओके, तो इसको म्यू 1 हमने मान लिया, क्योंकि पहला ट्रांजिशन हो रहा था 3 से 1, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप यहाँ पर चाहें तो Z² लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। उसी तरह अब ट्रांजिशन होगा n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 तक, तो यहाँ पर NF फिर से 1 हो गया और आपका इनिशियल 2 था, ठीक है। तो यहाँ भी आप Z² लेके चल सकते हैं, है ना, यहाँ पर Z², तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इक्वेशन 2। आपको डिवाइड करना है, तो देखिए जब आप डिवाइड करिएगा तो Z² RC सब कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने वहाँ 1 ले लिया था, पर हाइड्रोजन आयन था तो एग्जैक्ट क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार वो हाइड्रोजन नहीं होगा Z, है ना, Z से कुछ ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा Z। तो बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके जैसे यहाँ पर आपका आ गया 3/4, है ना, तो ये 3/4 फिर 8/9, इसको आप सॉल्व करिएगा तो 32/27 आ जाएगा। अब म्यू 1 की वैल्यू तो हमें दी हुई है, यहाँ कैलकुलेशन भी करना है। म्यू 1 की वैल्यू दी हुई है,
म्यू 1 का है 3 से 1, तो 3 से 1 हम लोग यहाँ देखते हैं, 3 से 1 के लिए हम लोग म्यू 1 माने, तो म्यू 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, तो म्यू 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप अच्छे से सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.46 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2.46 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब वो 2 से 1 में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2.36 नहीं 2.46 है, हाँ 2.46 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज़। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग ऐसे सोचें, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आनी चाहिए थी कि कम आनी चाहिए थी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, कम आनी चाहिए थी। ऐसा क्यों, ऐसे इसलिए क्योंकि मान लेते हैं n=3 और n=2 n=3 के बीच में गैप कम होगा, पर n=1 में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर कोई 3 से 1 जा रहा है तो 2 से 1 की तो एनर्जी ले गई अपने साथ, है ना, क्योंकि डिफरेंस तो ये इंक्लूड हो गई, और जो 2 से 1 जा रहा है उसके लिए थोड़ा सा नहीं होगा। ठीक है, जो 3 से 1 जा रहा है उसके पास एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, जो 2 से 1 जा रहा है उसके पास कम है, इसलिए 2 से 1 पूछा था तो थोड़ी कम आनी चाहिए, है ना। तो अगर आप देखें तो ये और ये तो नहीं होगा, और अगर आप देखें तो 2.92 से बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि हमने एनर्जी डायग्राम में देखा था n=2 से n=1 में बहुत ज़्यादा गैप होता है, पर n=3 थोड़ा नज़दीक होता है, तो ये गैप बस बचा, तो ये गैप थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो 2 से 1 में एनर्जी बस इतनी नहीं हो पा रही है, तो इतनी एनर्जी कम होगी, तो 2.92 से तो कम होगा, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, तो 2 के आसपास ही है ना। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो ए और डी में से कुछ होना चाहिए था, पर फिर क्योंकि आंसर ये है तो हम लोग देखते हैं कि इसमें तो ज़्यादा कम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कम हुआ बहुत, मतलब थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 2 और 3 के बीच में एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, इसलिए कम तो होगा पर बहुत कम होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो ऐसे आप खुद भी एक बार देख सकते हैं लॉजिकली, तो इसको हम लोग लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते थे आंसर ही, लेकिन फिर भी हमें ऐसे, जब तक हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना हो तब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये दोनों फिर भी आप हटा सकते हैं, पर इन दोनों के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन और थोड़ा देखिएगा क्या हो रहा है ना, प्रैक्टिस के संग आप फिर ऐसे कर सकिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे एटम्स चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।